हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अदर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पीछे अधिगम स्थानांतरण की चर्चा करके गए थे और अधिगम स्थानांतरण में हमने पढ़ा था कि अधिगम स्थानांतरण के 3 भेद होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तीनों के हमने एग्जाम्पल सहित उनको समझने का पूरा प्रयास किया था। उसके बाद हमने अन्य 5 भेदों की भी चर्चा की थी, जिसमें पार्श्वीय अंतरण, द्विपार्श्वीय अंतरण, अनुक्रमिक, अनुलंबन और समस्तर अंतरण की चर्चा की, जिसमें एग्जाम्पल के आधार पर उनको समझने का पूरा प्रयास किया था। तो दोस्तों, किस प्रकार से बालक अधिगम स्थानांतरण कर पाता है, किस प्रकार से उसमें बाधाएं आती हैं, ये चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है। आज हम जो चर्चा करेंगे या आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत रहेंगे, यानी अधिगम स्थानांतरण किन किन सिद्धांतों के अनुरूप होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। तो देखें फिर अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। यस, सबसे पहले अगर हम किसी सिद्धांत की चर्चा करेंगे तो वो सिद्धांत रहेगा समरूप तथ्यों का सिद्धांत। कौन सा? समरूप तथ्यों का सिद्धांत। समरूप तथ्यों का सिद्धांत। तो इसमें आपको यह भी याद रखना है कि इसके प्रवर्तक कौन है। तो याद रखिएगा, इसके प्रवर्तक थार्नडाइक है। अब हम सिद्धांत के नाम से ही समझ पा रहे हैं कि समरूप का अर्थ क्या होता है। समरूप का अर्थ होता है मतलब समान रूप में। किस रूप में? समान रूप में अगर कोई तथ्य मिले तो बालक उन तथ्यों को जोड़कर आसानी से सीख पा सकता है। ये देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम चर्चा करें, जैसे एक बालक संस्कृत व्याकरण सीख रहा है। किसको सीख रहा है? यस, एक बालक संस्कृत व्याकरण को सीख रहा है। जो वह संस्कृत व्याकरण को सीखता है, संस्कृत व्याकरण को सीखता है, तो साथ ही साथ वह बालक हिंदी व्याकरण को उससे जोड़ने का प्रयास करेगा। या ये कह दें कि संस्कृत व्याकरण जब वो सीख रहा है तो हिंदी व्याकरण में उसने जो सीखा था, ये कह दें कि वो क्या सीख रहा है? संधि सीख रहा है। और यहां पे उसने हिंदी में भी क्या सीखी थी? संधि सीखी थी। अब जब वो हिंदी में संधि सीख के गया और संस्कृत में वो संधि सीख रहा है, तब उसको संस्कृत और हिंदी में कुछ समरूप तथ्य मिलेंगे, यानी समान तथ्य मिलेंगे। और समान तथ्यों के आधार पर वो बालक उन चीजों को अधिकतम में सीख पाएगा। या इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल की अगर हम चर्चा करें, जैसे एक बालक भूगोल पढ़ रहा है, तो जब वो भूगोल पढ़ रहा है तो भूगोल को ऐतिहासिक तथ्यों से जोड़ता है या ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़ता है। या ये कह दें कि जब वो इतिहास पढ़ रहा है तो इतिहास में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो भूगोल के या ज्योग्राफी के आते हैं, या ज्योग्राफी में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो इतिहास से जुड़े होते हैं। अगर इन दोनों को समरूप करके सीखता है तो बालक अधिकतम सीखता है या अधिकतम अधिगम स्थानांतरण होता है। इसके बाद अगर हम दूसरे सिद्धांत की बात करें तो दूसरा इसी प्रकार का एक सिद्धांत रहेगा जिसका नाम रहेगा संयोजनवाद का सिद्धांत। 2 नंबर पे क्या रहेगा? संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी थार्नडाइक ने ही दिया था। किसने? थार्नडाइक ने। तो संयोजनवाद के सिद्धांत में भी देखो, संयोजन का अर्थ क्या होता है? जोड़ना होता है। संयोजन का अर्थ क्या है? जोड़ना। तो दिमाग में यार किसको जोड़ना? जी, पूर्व ज्ञान को। किसको? पूर्व ज्ञान को अगर वो नवीन ज्ञान से जोड़ रहा है, नवीन ज्ञान से जोड़ता है, और उनसे अगर वो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान सीख रहा है तो बालक में अधिगम स्थानांतरण अधिकतम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर चर्चा कर लें, जैसे एक बालक हिंदी में वर्ण ज्ञान सीखता है। क्या सीखता है? वर्ण ज्ञान। और वर्ण ज्ञान के बाद जो वो संधि सीखता है तो अपने वर्ण ज्ञान को संधि में जोड़ने का पूरा प्रयास करेगा।
जैसे वर्ण ज्ञान में उसको पता चल गया कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, या घोष कौन से हैं, या अघोष कौन से हैं, या पंचम वर्ण कौन से हैं, या फिर प्रथम वर्ग का प्रथम कौन सा है, जैसे कै चे टे ते पे गे जे डे दे बे न। इस प्रकार से बालक को इन वर्णों का ज्ञान होता है, तो संधि में आसानी से उन चीजों को जोड़ जोड़ कर कोई बालक सीख जाता है। जैसे अब मानो कि बालक को संधि का ज्ञान हो गया, तो बालक क्या करेगा, इस संधि के ज्ञान को किससे जोड़ेगा, यस वो उपसर्ग या प्रत्यय से जोड़ेगा। किससे, उपसर्ग या प्रत्यय ज्ञान के साथ जोड़ेगा। यानी जब वो संधि सीख चुका है तो उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय को जोड़ेगा। यानी एक पूर्व में जो सीखा उसके बाद वो नवीन ज्ञान जब सीख रहा है तो पूर्व ज्ञान को वो नवीन ज्ञान से जोड़ने का पूरा प्रयास करता है। ये कहें कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ करके बालक जो यहाँ पे अधिगम स्थानांतरण करता है वो सकारात्मक होगा या धनात्मक होगा। नेक्स्ट बात होती है दोस्तों, इसके बाद सामान्यीकरण का सिद्धांत। 3 नंबर पे क्या आएगा, सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण कह सकते हैं या अपन इसे नियमीकरण कह सकते हैं। सामान्यीकरण या नियमीकरण का सिद्धांत ये किसने दिया था, याद रखिएगा, ये चार्ल्स जूड ने दिया था। किसने, चार्ल्स जूड ने। अब देखिए चार्ल्स जूड क्या कहता है, सामान्यीकरण का मतलब ही क्या समझ रहे हो, यानी सामान्य नियम बनाना या सामान्य नियम निकालना सीखना। पर किससे, एक परिस्थिति से जब बालक सीख जाता है और वैसा ही वो दूसरी परिस्थिति में करता है, या एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति में वैसा का वैसा कर रहा है तो बालक एक नया नियम क्रिएट कर देता है, या बालक एक अलग से सामान्य नियम को प्रतिपादित कर देता है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को दूसरी परिस्थिति में करना, ऐसे भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे अपन, एक परिस्थिति या एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को दूसरी परिस्थिति में करना, दूसरी परिस्थिति में करना। जब बालक एक परिस्थिति से जो व्यवहार सीख कर गया है ऐसा ही वो दूसरी परिस्थिति में व्यवहार करता है और उसके सामने वो की वो बातें सकारात्मक साबित होती हैं, तो बालक क्या करेगा, सामान्य नियम निकालेगा। जैसे मैथ्स में करें, मैथ्स में एक बालक कोई एग्जाम्पल सोल्व करता है, सोल्व किया, उसके बाद वैसा ही एग्जाम्पल उसे दोबारा नजर आया, तो बालक क्या कर रहा है, उसी एग्जाम्पल को दोबारा पहली परिस्थिति के अनुरूप सोल्व कर देगा और एक सामान्य नियम क्रिएट कर देगा या सामान्य नियम बना लेगा। तो इसमें क्या कहा गया कि एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को दूसरी परिस्थिति में करना, या ये कहें कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, या ये कह दें कि सम्मान कौशलों का विकास होना। इसमें जो होगा वो सम्मान कौशल होते हैं। क्या होंगे, सम्मान कौशल। सम्मान कौशल का मतलब होता है कि पहले अगर उसमें कोई कौशलीय विकास हो चुका है और दोबारा से बालक उसी प्रकार की परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति में सोल्व करके सीख लेता है, तो पहले कौशल को दूसरे कौशल से जोड़ता है, या ये कहें कि पहले किए गए व्यवहार को दूसरे किए गए व्यवहार से जोड़कर कुछ सामान्य नियमों का प्रतिपादन कर देता है। तो बालक यहाँ पर अधिकतम अधिगम स्थानांतरण कर पाता है, या ये कहें कि बालक अधिकतम सीख पाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, 4 नंबर जो सिद्धांत दिया गया, कौन सा, 4 नंबर। 4 नंबर जो सिद्धांत है वो है हमारा आदर्श मूल्यों का सिद्धांत। आदर्श मूल्यों का सिद्धांत। आदर्श मूल्यों का जो सिद्धांत दिया है वो बागले ने दिया है जी। बागले महोदय ये बात कहते हैं कि जो अधिगम स्थानांतरण होता है आदर्श मूल्यों के सिद्धांत के अनुरूप, वो सिर्फ हमारे आदर्श और मूल्य ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। जैसे हमने हमारे पूर्वजों से जो सांस्कृतिक बातें सीखी, जो नैतिक बातें सीखी, वही क्या करते हैं हम अगली पीढ़ी को वो की वो बातें सिखाने के प्रयास करते हैं। कहने का मतलब जो बागले ये कहते हैं कि जो अधिगम स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है वो सिर्फ और सिर्फ आदर्श और मूल्यों का ही होता है। किसका, आदर्श और मूल्यों का होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने जो सामाजिक, जो सांस्कृतिक और जो नैतिक बातें सीखी हैं हमारे समाज परिवेश से, तो वही बातें हम अगली पीढ़ी में, आगामी पीढ़ी में
सिखलाने की कोशिश करते हैं, या ये कहें कि वही बातें या वो की वो बातें हम आगामी पीढ़ी को देते हैं। तो इसमें अधिगम स्थानांतरण किसका माना गया है? आदर्श हो रहे मूल्यों का। मूल्यों का मतलब यहाँ पे हो सकता है कोई नैतिक मूल्य हो सकता है सामाजिक की बात कर रहा हो। तो इस प्रकार से बागले ने ये बात कही कि अधिगम स्थानांतरण जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आदर्श हो रहे मूल्यों का ही होता है। इसके बाद अधिगम स्थानांतरण में जो पांचवा विशेष जो सिद्धांत है वो दोस्तों सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत का नाम आते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर कहें कि आपकी बुद्धि में तर्कता आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत है ही बुद्धि से। किससे है? बुद्धि से। कि बुद्धि का जो सिद्धांत, सामान्य विशिष्ट तत्वों का जो सिद्धांत स्पीरमैन ने दिया, उसमें कारक विश्लेषण के आधार पर उसने दो भागों में बुद्धि को डिवाइड कर दिया। एक तो जी कारक और एक एस कारक, यानी सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक। तो दोस्तों हम अब सामान्य विशिष्ट तत्वों की सिद्धांत में चर्चा कर लेते हैं कि वो जी कारक किस प्रकार से है, एस कारक क्या है, उसमें जन्मजात कौन सा है, अर्जित कौन सा है, परिवर्तनशील कौन सा है, अपरिवर्तनशील कौन सा है। साथ हमें यह भी जानना है कि किस पर अभ्यास वातावरण का प्रभाव पड़ता है और किस पर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों करें चर्चा अपन सामान्य विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत पर। अब देखिएगा अगला पांचवा जो सिद्धांत है वो है सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। जी याद रखिएगा ये स्पीयरमैन का है। किसका है? स्पीयरमैन का। अब स्पीयरमैन ने क्या किया? स्पीयरमैन ने बुद्धि को कारक विश्लेषण के आधार पर, किस आधार पर? कारक विश्लेषण के आधार पर वर्गीकृत किया। किसके आधार पर वर्गीकृत किया है? कारक विश्लेषण, यानी बुद्धि को कारकों में तोड़ा। अब बुद्धि को कितने कारकों में तोड़ा है जी? ये बात भी हमें अच्छे से पता है, अभी हम चर्चा करके गए थे। एक तो जी कारक और एक एस कारक। यस, जी कारक और एस कारक। जी कारक यहां पे सामान्य कारक है और एस कारक यहां पर विशिष्ट कारक है। इसको तो नाम दिया सामान्य कारक यानी जनरल कारक का, और इसको विशिष्ट यानी स्पेसिफिक विशिष्ट कारक। ओके, अब इन दो कारकों में यह जानना जरूरी हो जाता है कि जी कारक और एस कारक में कौन सा जन्मजात है और कौन सा अर्जित है। देखिए दोस्तों, जी कारक जो है वो जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात। जबकि एस कारक अर्जित होता है। एस कारक क्या होगा? अर्जित। यानी जी कारक यहां पे जन्मजात होगा और एस कारक यहां पे अर्जित होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? जी कारक होता क्या है? किसको कहेंगे जी कारक? यस, ये बात बहुत विशेष है कि जी कारक हम कह किसे रहे हैं। जी कारक में मानसिक क्रियाओं का योग होता है। किसका? यस, मानसिक क्रियाओं का योग। मानसिक क्रियाओं का योग होगा जी। ओके, इसमें किसका योग होता है? मानसिक क्रियाओं का योग। जबकि एस कारक में मानसिक क्रियाओं का योग नहीं होता, मानसिक क्रियाओं में भिन्नता होती है। क्या होगी? मानसिक क्रियाओं में भिन्नता। यस, मानसिक क्रियाओं में भिन्नता के लिए जो उत्तरदायी कारक है, आ सकता है पेपर में कि निम्न में से मानसिक क्रिया में भिन्नता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? एस है। हो सकता है ये पर्सन के रूप में आ जाए कि मानसिक क्रियाओं के योग के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? जी कारक है। क्या है? जी कारक। तो दोस्तों ये मानसिक क्रियाओं का योग आप अच्छे से जानते हो। इस बात को मैं थोड़ा पुष्टि कर दूं कि जन्मजात कैसे है। हमने एक बात पढ़ी थी कि जो हमें मानसिक क्षमताएं होती हैं, मानसिक क्षमताएं, वो मानसिक क्षमताएं जन्मजात होती हैं।
यस, मानसिक क्षमताएं हमें जो मिली हैं वो जन्म जात होती हैं और वही जाकर के वातावरण विशेष या वातावरण के ऊपर उनका प्रभाव होता है और वो एस कारक में जाकर के परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब ये जो मानसिक क्षमताएं हमें जन्म से मिली है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगामी से स्थानांतरित होती है, ये अपरिवर्तनशील होती है। क्या होती है? अपरिवर्तनशील, यानी इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये अपरिवर्तनशील होती है, अपरिवर्तनशील। जबकि जो एस कारक में मानसिक क्रियाओं में भिन्नता, जैसे मैंने कहा मानसिक क्षमताएं जो जन्मजात होती हैं, जिनके ऊपर जन्म के बाद वातावरण का विशेष प्रभाव रहता है, ये जाकर के वातावरण विशेष में प्रभावित होती हैं। कहने का मतलब ये परिवर्तनशील होती हैं। तो जो एस कारक होगा वो क्या होगा फिर? यस, परिवर्तनशील होगा, परिवर्तनशील होगा। अब भी मैंने बात की या हमने जो चर्चा की कि इसके ऊपर अभ्यास और वातावरण का प्रभाव होता है। किसका? अभ्यास और वातावरण। यस, इसके ऊपर अभ्यास वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यानी एस कारक पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक बालक मैथ्स में कमजोर है, बार बार अभ्यास करेगा, अपने एस कारक को बढ़ा सकता है, परंतु जो जन्म से जी कारक मिला है या मानसिक क्षमताएं मिली हैं उसको परिवर्तन नहीं कर सकता। कहने का मतलब इस पे ना तो अभ्यास का प्रभाव पड़ता और ना ही इसके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता। इसीलिए जो हम सभी के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है, यानी ये कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए उत्तरदायी अगर कारक है तो वो जी कारक है। किसके लिए? व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए। व्यक्तिगत विभिन्नता, यस, याद रखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए उत्तरदायी। अगर व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए उत्तरदायी घटक है तो क्या है? जी कारक है। जबकि एस कारक है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो फिर आप सोच रहे हो क्या है? जी, किसी विशेष विषय में उपलब्धि प्राप्त करना या विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? एस कारक है। यानी अभ्यास से आप अपनी उपलब्धि को, आप अपने अर्जित ज्ञान को विशेष ज्ञान में प्राप्त कर सकते हैं या विशेष ज्ञान का दर्जा दे सकते हैं। कहने का मतलब यहां की किस पर? एस कारक में। एस कारक में एक तो उपलब्धि, यानी विषयगत जो उपलब्धि होगी, विषयगत उपलब्धि, विषयगत उपलब्धि के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो क्या है? एस कारक है। जबकि व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? जी कारक है। ओके, देखिएगा, जी कारक को बदला नहीं जा सकता क्योंकि इसके ऊपर ना तो अभ्यास का प्रभाव है और ना ही वातावरण का। कहने का मतलब ये स्थायी है। अगर ये स्थायी है तो ये बदला नहीं जा सकता, अपरिवर्तनशील रहेगा। जबकि अगर हम एस कारक की चर्चा करें, किसकी? एस कारक की, इसके ऊपर अभ्यास और वातावरण का विशेष प्रभाव है, अर्थात ये परिवर्तनशील है, तो क्या हो गया फिर? अस्थायी हो गया। ये कारक क्या है? अस्थायी कारक है। यस, इसको हम क्या कहेंगे? अस्थायी कारक कहेंगे। ओके, तो देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एस कारक गमन नहीं करता, मानसिक क्षमताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती हैं। इसलिए स्पीयरमैन ने कहा कि अधिगम स्थानांतरण जो होता है, अधिगम स्थानांतरण, वो सिर्फ और सिर्फ जी कारक का होता है, एस कारक का अधिगम स्थानांतरण नहीं होता। अगर एस कारक का अधिगम स्थानांतरण हो जाता तो ऐसा हो तो दोस्तों कि अगर पापा को मैथ्स आ रही है या हिंदी आ रही है, संस्कृत आ रही है, इंग्लिश आ रही है, तो आगामी पीढ़ी को ना तो हिंदी सीखनी पड़ती, ना इंग्लिश सीखनी पड़ती, ना संस्कृत सीखनी पड़ती। आप सोचिए, ये होता तो बहुत अच्छी बात होती। दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि एस कारक में स्थानांतरण नहीं होता, जी कारक में ही स्थानांतरण होता है। यानी संस्कृत अगर उनके पापा श्री पढ़े हैं या पापा उनके विशेष ज्ञान रखते हैं या विषयगत उपलब्धि रखते हैं तो उसका संतान पर कोई प्रभाव नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि वो संस्कृत जन्म के बाद सीधा ही संस्कृत जानने लग जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एस कारक का स्थानांतरण नहीं होता। सिर्फ अधिगम स्थानांतरण में उत्तरदायी घटक क्या है? सिर्फ और सिर्फ कहा कि जी कारक का ही स्थानांतरण होता है,
एस कारक का स्थानांतरण नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, छठा जो सिद्धांत है वो क्या है? छठा सिद्धांत जो है वो है अवयववादी, या इसका नाम है पक्षांतरण सिद्धांत। अवयववादी या पक्षांतरण सिद्धांत जो दिया है कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर, जो जर्मनी के निवासी थे। किसने दिया है? याद रखिएगा, कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर, तीनों ही जर्मनी के निवासी हैं जी। अब देखो, अवयववादी या पक्षांतरण सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत यह कहता है कि दो परिस्थितियों का ज्ञान समुच्चय रूप में हमारे सहज भाव में नहीं आ जाता और हमारे व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग नहीं बन जाता, तब तक अधिगम स्थानांतरण नहीं होता। दोबारा सुनिए, दो परिस्थितियों का ज्ञान समुच्चय, यानी अलग अलग परिस्थितियों में दो बालक ने ज्ञान इकट्ठा किया या सीखा, अब उनका समुच्चय यानी सहज भाव में आकर, यानी दो परिस्थितियों से सीखा गया ज्ञान जब तक उसके व्यवहार में नहीं आएगा, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग नहीं बनेगा, तब तक अधिगम स्थानांतरण नहीं होगा। यही बात कौन कहता है? अवयववादी या पक्षांतरण सिद्धांत कहता है। तो दोस्तों इसको नोट कर देते हैं। क्या बताया जी? दो परिस्थितियों से प्राप्त ज्ञान समुच्चय रूप से सहज भाव में आकर, यानी हमारे व्यवहार में आकर, दो परिस्थितियों से प्राप्त ज्ञान समुच्चय रूप में, किसमें? यस, समुच्चय रूप से सहज भाव, मतलब हमारे व्यवहार में आकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग नहीं बन जाता, तब तक अधिगम स्थानांतरण नहीं होता। यह बात अवयववादी सिद्धांत कहता है, यानी दो परिस्थितियों से प्राप्त ज्ञान समुच्चय ज्ञान रूप से सहज भाव, मतलब हमारे व्यवहार में आकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग नहीं बन जाता, यानी व्यक्ति के व्यवहार में मूल रूप से नहीं आ जाता, तब तक अधिगम स्थानांतरण नहीं होता। यही बात कहता है अवयववादी सिद्धांत। तो दोस्तों अधिगम स्थानांतरण के बस इतने ही सिद्धांत हैं। कल की हम क्लास में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ साथ अधिगम और परिपक्वता में क्या विशेष संबंध है और अधिगम और परिपक्वता एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं ऑफ होती है। कल मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद। ऑल द बेस्ट।